हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और इलिप्स में पंगे हो रहे हैं, नहीं समझ आ रही चीजें या बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो बिल्कुल बच्चे अच्छा सर इतने फॉर्मूले नहीं याद हो रहे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। अगर आपने इस चैनल से पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला और सर्कल के चारों वीडियो देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। है ही नहीं फॉर्मूले, बहुत ज्यादा नहीं है ना। तो वो इस टाइप से बताए गए हैं कि आप आराम से उनको ध्यान में रख के अपने क्वेश्चन को कम से कम टाइम के साथ कॉन्फिडेंस से कर सकते हो। तो आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर इलिप्स का नंबर 4, जनरल इलिप्स के बारे में बातें करेंगे। कुछ बातें पहले भी कर चुके हैं इसके बारे में। चलें, बिल्कुल देखिए बच्चे। तो टिल नाउ यहां तक अपन क्या कर चुके हैं, इलिप्स के स्टैंडर्ड इलिप्स का इक्वेशन, फिर वर्टिकल वाला भी देख लिया था, फिर शिफ्टेड वाला देख लिया था। उसके बाद अपन ने आए थे जनरल इलिप्स में। जनरल इलिप्स कौन सा होता है, जिसके जो एक्सेस है, प्रिंसिपल एक्सेस है, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल नहीं हो। तो इसको हैंडल करने के दो वेज अभी देख चुके हैं अपन। पहला क्या था, यस, अगर फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड इसेंट्रिसिटी गिवन हो तो पीएफ बाई पीएल इक्वल टू ई का यूज करेंगे। यस बच्चे। दूसरा क्या था, अच्छा सर वो टू इक्वेशन ऑफ इलिप्स विथ रेस्पेक्ट टू टू परपेंडिकुलर लाइंस। अरे बहुत शानदार तरीका है वो। हाँ, अब जो तरीका देखने वाले हैं वो है और भी अच्छा, मतलब इसके भी काफी, हाँ, आईआईटी एडवांस में अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है तो वो उसका बहुत ही गजब के क्वेश्चन बनते हैं। इस कंसेप्ट प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर को मिला के ऐसे कि पता नहीं चलेगा हो क्या रहा है। हाँ, तो इस कंसेप्ट को देखिए, सेकंड डेफिनेशन ऑफ इलिप्स। इसका मैं पहले बता देता हूं ये कहां से आ रहा है। तो देखिए, अपन ने इलिप्स में एक बात पढ़ा था, अगर याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो अभी अभी देख लेना। तो ये पॉइंट पी था, तो एक्स वाई है अगर ये, तो आपने एक वैल्यू निकाला होगा पी एफ वन का वैल्यू कितना था, याद आया किसी को? ए माइनस ई एक्स, वेरी गुड। पी एफ टू का वैल्यू क्या था, ए प्लस ई एक्स। क्या ये दोनों वैल्यू याद है अपने को? पी एफ वन, अरे फोकल डिस्टेंसेज, ये पी एफ वन, ये पी एफ टू, याद है ना ये तो? बिल्कुल सर। तो अब देखिए, अगर यहां पे आप ध्यान से देखते हैं, एक बहुत ही गजब की चीज आती है इन दोनों से, पी एफ वन प्लस पी एफ टू इक्वल टू 2a। pf1 प्लस pf2 इक्वल टू 2a। दैट मीन्स क्या हो गया कि अगर अपन दोनों को ऐड करें तो ये 2a आता है, जो कि कांस्टेंट है। तो इलिप्स का डेफिनेशन अपन सेकंड वे से ऐसे बोल सकते हैं, इलिप्स इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट, एक प्लेन में मूव करता है सच दैट सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज कांस्टेंट। मतलब इसका यहां से डिस्टेंस और इसका यहां से डिस्टेंस, इसका सम क्या है, बच्चे? कांस्टेंट है। pf1 प्लस pf2, ये जो सम है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो इसलिए इसको बोलते हैं अपन इलिप्स। अब ये इलिप्स का जो ये इस वाले को यूज करके देखिए, ऐसा करिए, यहां पे कुछ लीजिए, एक नेल, और यहां पे अरे दो खूंटी ठोक दो यहां पे और यहां पे, और उनकी एक रस्सी बांध दो ये। अब इसमें अगर यहां पे आप पेंसिल डाल के ऐसे घुमाओगे तो ये इलिप्स ही बनेगा। अरे मैकेनिकल मेथड है इलिप्स को जनरेट करने का। देखिए ध्यान से देखिए, यहां पे रस्सी को बांध दो, यहां पे रस्सी को बांध दो, यहां उसमें पेंसिल डाल के ऐसे घुमाओगे तो ये इलिप्स बन जाएगा। कोशिश करना घर पे जाके आज, दो खूंटी पहले ठोक दो यहां पे, यहां और यहां, F1 और F2 पे, फिर यहां पे पेंसिल डाल के ऐसे घुमाना तो इलिप्स मिलेगा। पक्का सर, पक्का एकदम, आज ही बना के देख लेना जाते ही। तो pf1 प्लस pf2 इक्वल टू 2a होता है, तो ये होता है। तो ये समझ में आ गया आपने। अब यहां पे जो एक्चुअल क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो ये है, देखिए ध्यान से। तो मतलब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ट्राइंगल है pf1 f2। तो ट्राइंगल है तो इसमें क्या होगा बच्चे, ट्राइंगल है तो इसमें क्या होगा, pf1 प्लस pf2 ग्रेटर देन, पक्का f1 f2 होगा। pf1 प्लस pf2 ग्रेटर देन f1 f2 होगा। दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा बच्चे, इलिप्स। मतलब इस
इलिप्स आ जाएगा। मतलब ये अगर ट्राइंगल बन रहा है तो PF1 प्लस PF2 ग्रेटर देन F1 F2 होगा, दैट मीन्स इलिप्स आएगा। और यहां पे ऐसे लिख लो, ट्राइंगल इज फॉर्मिंग, ट्राइंगल आपका बन रहा है। पर अब मैं एक इसका स्पेशल केस आपको देता हूं। स्पेशल केस क्या है, अगर मैं आपको ये दे दूं कि PF1 प्लस PF2, इसका वैल्यू ही अगर आप F1 F2 के बराबर कर दो, PF1 प्लस PF2, PF1 ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू, अगर इस दोनों का सम, इसका प्लस इसका सम अगर आप इसके इक्वल कर देते तो क्या होगा बच्चे, अगर ये प्लस ये मिलके इसके इक्वल है तो क्या होगा, ये पॉइंट P यहां आ जाएगा। इस पॉइंट P को यहां आना पड़ेगा। क्या देखिए क्या सिचुएशन हो जाएगी इसमें, अगर आप ऐसा कर देते हो तो ये F2 है, ये F1 है, तो ये जो पॉइंट P है उसको यहीं आना पड़ेगा। PF1 प्लस PF2, F1 F2 हो गया। देखो ध्यान से देखिए, अगर ऐसा सिचुएशन जनरेट कर देते हो तुम PF1 प्लस PF2 इक्वल टू F1 F2, तो इस पॉइंट P को यहां से इस लाइन पे आना पड़ेगा, इस लाइन पे आना पड़ेगा। अब तुम इसको घुमाओगे तो ये घूमेगा नहीं, ये जो है वो ऐसे ही ऐसे घूमता रहेगा। अरे पेंसिल भाई ऐसे मानो ना, यहां से और यहां से दो खूंटी ठोक दी और अब एकदम तना के इसमें रस्सी बांध दी, तो फिर इसका लोकस क्या आ जाएगा, इसका लोकस यही आएगा। तो देखो ये पॉइंट P जो है, अगर ये सिचुएशन है तो ये पॉइंट P F1 F2 पे ही रहेगा, इसके बीच में ही रहेगा, तभी ये पॉसिबल है। और वैसे जानते में होंगे आप ये किसका कंडीशन है, 3 पॉइंट के एक ही लाइन में होने का कंडीशन। यस बच्चे, तो इसलिए इस केस में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट आएगा बच्चे इसमें F1 F2। इस वाले केस में लोकस P का लोकस क्या आएगा, लाइन सेगमेंट आएगा, और वो भी कौन सा, इतना, F1 से F2। क्या बात क्लियर है, बिल्कुल। तो अब अगर मैं ऐसा कुछ जनरेट कर देता हूं यहां पे कि PF1 प्लस PF2 ये लेस देन ही हो जाए F1 F2, तो ऐसा रियल, देखो बच्चे या तो ये ट्राइंगल बनेंगे तीनों पॉइंट, या तो एक लाइन पे रहेंगे, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना। अरे भाई ये तीनों पॉइंट या तो ट्राइंगल बनाएंगे तो ये है, या फिर ये तीनों एक लाइन पे रहेंगे, यही तो पॉसिबिलिटी है। तो इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, नो रियल लोकस, नो रियल लोकस। तो ऐसा हो गया तो कोई रियल लोकस नहीं है। तो ये बहुत ही, देखो अगर आप ये बोलोगे PF1 प्लस PF2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो वहां इलिप्स आएगा, तो ऐसा हमेशा नहीं होता है। ये केवल तभी पॉसिबल होगा अगर PF1 प्लस PF2 आपने बोल दिया कॉन्स्टेंट है एंड PF1 प्लस PF2 ग्रेटर देन F1 F2, देन ओनली ये इलिप्स आएगा। अदरवाइज ये भी दो पॉसिबिलिटी है जिनको बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो फिर जब अच्छे क्वेश्चंस इसको और कॉम्प्लेक्स नंबर को कंबाइंड करके बनाए जाते हैं, हवा ही नहीं लगती। तो बहुत ही गजब का एडवांस का कंसेप्ट है। अगर मेंस की बात करूं तो इतना याद रख ले यार, PF1 प्लस PF2 इक्वल टू 2a कांस्टेंट। क्या बात क्लियर है, बिल्कुल। तो चलिए बच्चे पहला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो करें कैसे, फाइंड सेंटर एंड इसेंट्रिसिटी ऑफ द कर्व। अभी कर्व है क्या, अभी कर्व है क्या, तो तुम ध्यान से देखो इसको, क्या ये डिस्टेंस फॉर्मूला सा लग रहा है, क्या ये डिस्टेंस फॉर्मूला लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। किन किन के बीच का डिस्टेंस है ये, अगर इसकी बात करो तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला लग रहा है, और एक तो पॉइंट P XY और एक पॉइंट F1 2,2, इनके बीच का डिस्टेंस है क्या ये, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, PF1 प्लस ये भी डिस्टेंस फॉर्मूला सा ही लग रहा है क्या, तो पॉइंट P तो वही है XY, और एक F2 बोल देते हैं, F2 क्या है 5,6, तो ये आ गया PF2। तो ये क्या हो गया PF2, तो PF1 प्लस PF2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो देखिए बच्चे PF1 प्लस PF2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको अपन लिख सकते हैं। तो कॉन्स्टेंट आ गया, मतलब मे बी इलिप्स हो सकता है, इलिप्स हो सकता है, क्या इलिप्स हो सकता है भाई। देखो कांस्टेंट आया तो दो और भी पॉसिबिलिटी है। अच्छा सर क्या बकवास कर,
थोड़ा ध्यान से सुन ले। उस दिन पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो गड़बड़ तो ऐसे ही कराएंगे और तो क्या कराएंगे। तो यहां बहुत ही क्लियर कट आपको पता होना चाहिए कि हाँ, अगर ये है उसके बाद में ये तीन कंडीशन, कि अगर ये इससे बड़ा होता है तो ही इलिप्स आता है, अदरवाइज तो ये आ जाते हैं। तो इसलिए एक चीज अब अपने को चेक करनी पड़ेगी, क्या, PF1 प्लस PF2 और F1 F2 इनमें कौन बड़ा है। तो इसका वैल्यू तो देखो दे ही रखा है अगले ने 10, इसका वैल्यू तो 10 दे ही रखा है, और इसका वैल्यू कितना है, F1 F2 तो निकाल सकते हैं ना यहाँ से। F1 और F2 दोनों पॉइंट है, तो इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लो बच्चे, कितना आ रहा है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 5, तो 5 आ गया, तो ये 5 आ गया। तो कौन बड़ा है, F1 F2 का वैल्यू ये है, तो ये बड़ा है, मतलब ये बड़ा है। तो PF1 प्लस PF2 ग्रेटर देन F1 F2, दैट मीन्स ये ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल बन गया भाई, दो साइड्स का सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो ट्राइंगल इज फॉर्मिंग, ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स इलिप्स। तो ये जो कर्व है वो बच्चे क्या है, एक इलिप्स है। ये जो कर्व है वो एक इलिप्स है। कैसे आइडिया लगा, तो तभी लग सकता है जब आपने को PF1 प्लस PF2 वाला डेफिनेशन पता हो, कि अगर PF1 प्लस PF2 एक पॉइंट का, दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम, डिस्टेंस का सम, देखो ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का सम इक्वल टू कांस्टेंट था, इसलिए अपन ऐसा कर पाए। तो ये तो हो गया। अब क्या चाहिए, सेंटर चाहिए भाई। तो सेंटर कैसे निकालोगे, तो सेंटर इलिप्स है, इलिप्स का सेंटर क्या, ये तो क्या है, अरे ये फोकाई है ना, ये फोकाई है, तो सेंटर क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ F1 F2। तो सेंटर तो समझ ही गया, मिड पॉइंट ऑफ F1 F2। बोलिए बच्चे मिड पॉइंट क्या आ रहा है, इसका मिड पॉइंट, एक तो 7/2 और एक 8/2, 7/2 8/2। अरे मिड पॉइंट तो निकाल ही लेंगे, बिल्कुल। दूसरा इसेंट्रिसिटी, ये कहां से लाएं, बहुत गजब की चीज है। इसेंट्रिसिटी कैसे लाओगे, तो एक तो अपने को पता है PF1 प्लस PF2 इक्वल टू 2a होता है। ध्यान रखना है इसको, PF1 प्लस PF2 2a होता है। यहाँ पे PF1 प्लस PF2 कितना दिया 10, तो 2a बराबर 10। एक तो ये आ गया। दूसरा F1 F2 इक्वल टू क्या होता है 2a, दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस, दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस, तो 2a होगा ही होगा। तो हाँ, तो 2a, तो ये F1 F2 का वैल्यू 5 इक्वल टू 2a। इन दोनों का यूज करके अपन किसका वैल्यू ला सकते हैं, e का। तो देखिए यहां से वैल्यू 2a का 10 रख पुट कर दो, यहाँ 5 इक्वल टू 10 इंटू e, तो e का वैल्यू कितना आ गया, तो ये आंसर है बच्चे, ये आंसर है और ये आंसर। तो क्या समझ पाए थोड़ा थोड़ा, अगर इसका स्क्वायर करने लगे ना तो समझ ही नहीं आएगा है क्या और कैसे कौन निकलेगा इसका। तो इसलिए इसी फॉर्मेट में आपको देखना पड़ेगा, तब जाके काम होएगा। तो PF1 प्लस PF2 इक्वल टू 10 सीधा सीधा दिख रहा था, आराम से लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। क्या बात क्लियर, आगे चलते हैं। बिल्कुल, इफ फोकाई ऑफ इलिप्स आर दिस एंड दिस, सीधा बोल दिया है कि इलिप्स की फोकाई ये और ये है, पास थ्रू पॉइंट ओरिजिन देन इसेंट्रिसिटी। ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन किसमें बनेगा, हाइपरबोला में भी। तो मैं इसको यहां पे समझा रहा हूं, आपको ध्यान से समझ लीजिए और पहले निकालने का कोशिश करेगा कि करे तो करें क्या, बिल्कुल करें तो करें क्या। तो एक इलिप्स है, इसकी दो फोकाई आपको गिवन है और ये एक पॉइंट ओरिजिन 0 0 से पास करता है, इसको मैं P बोल देता हूं थोड़ी सी देर के लिए। तो मुझे क्या क्या मिला हुआ है, F1 F2 मिला हुआ है, तो ये तो 24 नहीं 512 है, ये 24/7 है। तो अब मुझे तो इसका फोकाई निकाल, मतलब इसेंट्रिसिटी में इंटरेस्ट है। तो देखिए एक तो अपन ला सकते हैं PF1 प्लस PF2 इक्वल टू 2a, PF1 प्लस PF2, ये डिस्टेंस अपन निकाल सकते हैं। तो बताइए बच्चे PF1 कितना है, अरे डिस्टेंस फॉर्मूला 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। PF2 कितना है 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर।
इक्वल टू 2a। तो देखिए बच्चे ये 13 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा और ये 2a, तो 2a का वैल्यू 38। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, F1 F2 तो पता ही है अपने को, F1 F2 कितना होगा 2a। तो F1 F2 का वैल्यू बोलो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। तो 24 माइनस तो 19 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 2a। तो ये आ जाएगा √386 इक्वल टू 2a। तो बताओ दो इक्वेशन आ गई, क्या इनसे एक e का वैल्यू, बिल्कुल a का वैल्यू यहां से उठा के यहां डाल दीजिए। तो 386 इक्वल टू 38 इंटू ई। तो e का वैल्यू क्या आ जाएगा √386 अपॉन 38। कोई रोक नहीं सकता ये। तो ये वाला क्वेश्चन भी, इस डेफिनेशन आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा और सोचना भी पड़ेगा। तो ऐसे बहुत से केसेस आएंगे जहां पे ये डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? अब बहुत ही गजब का क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चे। अगर ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पैराबोला में भी बताया था और ये भी बोला था मैंने कि ऐसा फिर से आएगा और एक बार फिर आएगा हाइपरबोला में। तो ऐसे क्वेश्चंस में होता क्या है, कैसे अपना सोचने का तरीका होना चाहिए बच्चे? तो बोलो सोचने का तरीका क्या होना चाहिए? टू फिक्स्ड नॉन कंसेंट्रिक सर्कल्स आर सच दैट नंबर ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट इज 0। टू फिक्स्ड नॉन कंसेंट्रिक सर्कल्स आर सच दैट नंबर ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट 0। तो ये कहना क्या चाहता है कि दो सर्कल है जो कॉन्सेंट्रिक नहीं है और उनकी नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितना है 0 है। अच्छा ऐसा कुछ बोल रहा है। तो मतलब वो सर्कल्स कैसे हो सकते हैं बच्चे? एक सर्कल ऐसा हो गया और नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स उनका 0 है, इसका मतलब बच्चे एक सर्कल दूसरे के अंदर ही होना पड़ेगा। अगर एक सर्कल दूसरे के अंदर नहीं हुआ तो फिर उनके कॉमन टेंजेंट्स, कोई ना कोई तो कॉमन टेंजेंट आएगी बच्चे। एक सर्कल को दूसरे सर्कल के अंदर ही होना पड़ेगा। तो ये बात है। तो इसका रेडियस R1 बोल देते हैं, इसका R2। ये अब क्या बोल रहे हैं? इफ ए वेरिएबल सर्कल टचेज बोथ द सर्कल्स इंटरनली एंड एक्सटर्नली रेस्पेक्टिवली देन फाइंड लोकस ऑफ ए वेरिएबल सर्कल। तो एक ऐसा सर्कल है जो इसको एक को इंटरनली टच कर रहा है, एक को एक्सटर्नली। वो कैसे पॉसिबल है? बाहर तो कोई कर नहीं सकता। तो एक सर्कल ऐसा बनाओ जो इसको इंटरनली, एक को एक्सटर्नली और एक को इंटरनली टच कर जाए। ये लो, ये एक ऐसा मैंने सर्कल बनाया जो एक को इंटरनली टच कर रहा है, दूसरे को एक्सटर्नली। तो अब तुम बोलोगे देखो, अरे कहां ये टच कैसा है? इंटरनल है ना ये। अरे ये सर्कल के इनसाइड ये सर्कल है तो ये इंटरनल टच है। ये कैसा टच है? ये सर्कल और ये सर्कल आउटसाइड है तो ये एक्सटर्नल टच है। इतना तो मेरे हिसाब से समझते हैं बच्चे। बिल्कुल। तो ये अब मुझे ये बताओ, मैं इस सर्कल के सेंटर का लोकस कैसे लाऊं? कैसे लाऊं भाई? इसका रेडियस R मान लो। तो अब बच्चे देखें, कुछ भी इक्वेशन नहीं दिया मेरे को, ना तो मेरे को फिक्स्ड, जो दोनों फिक्स्ड सर्कल थे उनका इक्वेशन दिया ही नहीं है। तो ऐसा होता है कि आपको इक्वेशन नहीं दिया जा रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? पहला तरीका कि ज्योमेट्री से हो सकता है तो उससे करो। अगर अपने को कुछ भी नहीं गिवन है सर्कल्स के बारे में तो कोशिश करो कि वो क्वेश्चन ज्योमेट्री से हो जाए। अगर ज्योमेट्री से नहीं हो रहा तो फिर क्या करते हैं? यस, सिंपल डाटा अज्यूम करके अपन स्टार्ट कर देते हैं। तो मतलब पहला चॉइस होता है ज्योमेट्री, दूसरा चॉइस होता है सिंपल डाटा अज्यूम करके। तो यहां ज्योमेट्री लगाने का कोशिश करते हैं। अब ज्योमेट्री लगेगा तो क्या लगेगा कि ये सर्कल्स आपस में टच कर रहे हैं। मतलब अगर मैं इस सर्कल और इस सर्कल की बात करूं तो ये आपस में टच कर रहे हैं और ऐसे ये भी टच कर रहे हैं। तो इन दोनों के तो टच करने की कंडीशन मुझे पता है। ये और ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो C2 क्या आ जाएगा? R प्लस R2। अरे इन दोनों के सेंटर्स का बीच का डिस्टेंस ये R प्लस ये R2, R प्लस R2। इन दोनों के भी टच कर रहे हैं, ये इंटरनली टच कर रहे हैं। अब इंटरनली टच करने का कंडीशन क्या होता है याद है?
नहीं याद है? चलो ज्योमेट्री से निकाल लेते हैं। तो अगर मैं यहां से यहां तक मिला देता हूं तो देखिए बच्चे, अब ध्यान से देखिएगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? बड़े वाले सर्कल का रेडियस r1, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? ये r। तो ये डिस्टेंस क्या होएगा? CC1। CC1 क्या होएगा? CC1 वो बड़े r1 माइनस r, तो r1 माइनस r। देखिए बच्चे, ये सर्कल और ये सर्कल कैसे टच कर रहे हैं? इंटरनली, तो इसके लिए ये आया। अब किसी को हो सकता है दिक्कत हो रहा हो, तो देखो मैं बता दूं, इंटरनल टच करने का कंडीशन होता है r1 माइनस r2, मॉडुलस ऑफ r1 माइनस r2, तो मैं r1 माइनस r2, तो यहां तो मॉडुलस आता है, पर ज्योमेट्री से अपने को क्लियरली दिख रहा है कि r1 बड़ा है और r छोटा है, तो इसलिए ये यहां पे r1 माइनस r हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? अरे ऐसे लिखते हैं ना, अगर दो सर्कल्स इंटरनली टच कर रहे हैं तो कंडीशन r1 माइनस r2, यहां r1 की जगह तो r1 ही है, पर r2 की जगह कौन है? r, तो इसलिए तो ये आ गया। अब ये आ गए, तो इनका करें क्या भाई? करें क्या? अरे इसको समझाया इधर, तो CC1 को एक्सप्लेन किया दूसरे वे से, ये तो मैं ज्योमेट्री से ले आया था, पर इधर एक्सप्लेन भी किया मैंने दूसरे तरीके से। हाँ, अब इनका करें क्या? तो ध्यान से देखो, इनमें एक चीज वेरिएबल है, उसको हट जाए तो काम हो जाएगा। तो 1 + 2 करो, 1 + 2 करोगे तो क्या दिखेगा? CC1 + CC2 = R1 + R2। CC1 + CC2 = R1 + R2, और ये कांस्टेंट आ गया। तो देखिए बच्चे, ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि C का C1 से डिस्टेंस प्लस C का C2 से डिस्टेंस, इसका सम क्या आ रहा है? कांस्टेंट। CC1 + CC2, तो ये वैसा ही आ गया, PF1 + PF2 = कांस्टेंट। PF1 + PF2 = कांस्टेंट वाला केस आ गया। तो और यहां पे देखिए, ये और ये एक ट्राइंगल भी बना रहे हैं, दैट मीन्स इसका ये क्या आएगा? C का C1 से डिस्टेंस प्लस C का C2 से डिस्टेंस, मतलब इस पॉइंट का दो पॉइंट से जो डिस्टेंस आ रही है उनका सम कांस्टेंट है, मतलब इसका लोकस क्या होएगा? इलिप्स। तो C का लोकस क्या होगा? लोकस ऑफ C = इलिप्स, तो इसका लोकस क्या आ जाएगा बच्चे? इलिप्स आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? तो ध्यान से देखो, समझ आ जाएगा। बाकी मैंने यहां पे यही बोल दिया कि देखो यहां पे तो ट्राइंगल बन रहा है तो पक्का इलिप्स आएगा, पर अगर आपको ये भी प्रूव करना होता है फिर भाई कि ये जो डिस्टेंस है, अगर ये इलिप्स को कब रिप्रेजेंट करता है भाई? जब ये PF1 + PF2, अरे ये प्रूव करना होता है ना, PF1 + PF2 शुड बी ग्रेटर देन F1 F2, तो यहां पे ये PF1 + PF2 कितना आ रहा है? R1 + R2, और ये ऑफ कोर्स F1 F2 क्या है? C1 C2, तो ऑफ कोर्स ये C1 C2 से तो बड़ा ही है। C1 C2 के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उससे तो ये बहुत बड़ा है। अरे पता नहीं, तो बड़ा है यार, C1 C2 में तो छोटा सा ही डिस्टेंस है, और ये तो R1 + R2 बहुत बड़ा है, तो इसलिए ये इलिप्स आएगा, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर PF1 + PF2 = कांस्टेंट आ गया, उसके बाद भी एक कंडीशन चेक करने को रहता है कि PF1 PF2 मस्ट बी ग्रेटर देन F1 F2, तभी इलिप्स आएगा। तो वो अपन ने यहाँ पे चेक कर लिया है, ये वाला कंडीशन जो इलिप्स के लिए था ये चेक कर लिया, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसलिए इलिप्स आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन के दो एडवांस फॉर्मेट में आपको रिप्रेजेंट करूंगा। इसी क्वेश्चन को और कैसे पूछ सकते हैं एडवांस में, तो वो देखिए बच्चे, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये। हाँ, तो इसमें क्या कर सकते हैं वो लोग, देखो इंटरनली एंड एक्सटर्नली, देन इसको हटाओ, तो देखिए बच्चे, अब इसने लिख दिया सेकंड पार्ट है उसी क्वेश्चन का, इंटरनली एंड इंटरनली, तो जो यहां पे इसने दिया था इंटरनली एंड एक्सटर्नली, तो इसकी जगह, इस पूरे क्वेश्चन में अगर इसकी जगह मैं चेंज करके ये लिख दूं, उसकी जगह अगर चेंज करके मैं ये लिख दूं, तो फिर क्या आंसर आएगा कि सर ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है?
तो बच्चे वो देखिए, आप खुद ही देखिए कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो बनाते हैं सेकंड क्वेश्चन को। तो सेकंड क्वेश्चन का अपन शुरू करेंगे। तो देखो, एक सर्कल था बड़े वाला, एक सर्कल था छोटे वाला, ये था C1, ये था C2, और ये था R1 और ये था R2। अब क्या कोई ऐसा सर्कल बन सकता है जो इन दोनों ही सर्कल्स को इंटरनली और इंटरनली ही टच करे, इंटरनली ही टच करे? क्या कोई ऐसा सर्कल बिल्कुल बन सकता है बच्चे? इसको ऐसे टच करा दो, तो ये देखो, एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है जो इसको भी इंटरनल, देखो भाई, ये और ये सर्कल कैसे इंटरनल टच कर रहे हैं, ये सर्कल और ये सर्कल इंटरनल। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि दोनों सर्कल्स को, एक ऐसा सर्कल है जो दोनों सर्कल्स को इंटरनली टच कर रहे हैं। तो इसका सेंटर सी कहीं होगा यहाँ। तो आप कंडीशन लगाते हैं, बिल्कुल भाई कंडीशन ही लगाते हैं। तो देखिए बच्चे, C से C1 का डिस्टेंस, C से C1 का डिस्टेंस कितना होगा? C से C1 का डिस्टेंस, देखिए ये दोनों सर्कल, ये सर्कल और ये सर्कल कैसे टच कर रहे हैं? इंटरनली। तो सीधा मैं लिख देता हूं R1 माइनस R। अब कौन बड़ा है बच्चे? इस वाले सर्कल का रेडियस R है, व्हाइट वाले का। तो ये मॉडुलस कैसे हटाएं? तो देखिए, बड़ा कौन है? R1 बड़ा है ना, और R तो छोटा है, तो इसलिए ये C1 क्या हो जाएगा? C1 R1 माइनस R। अरे मॉडुलस हट जाएगा अपने आप ही, क्योंकि ये पॉजिटिव है। ऐसे ही C2 क्या आएगा? C से C2, तो C2 क्या आएगा? ये भी मॉडुलस ऑफ, ये दोनों भी, ये सर्कल और ये सर्कल भी इंटरनली टच कर रहे हैं, इसलिए आएगा R2 माइनस R। अब इस बार कौन बड़ा है? इस बार ध्यान से देखिए, बताओ कौन बड़ा है? R2 तो ये है और R तो बड़ा है। तो R बड़ा है, इसलिए इस बार मॉडुलस कैसे हटेगा? इस बार माइनस हटेगा, तो R माइनस R। अरे मॉडुलस तो हटा ही लेंगे भाई। तो दोनों को देख के बोलो क्या आ रहा है? इसको और इसको देख के बताओ क्या आ रहा है? C1 प्लस C2 इक्वल टू, देखो ये जो कौन एक अपने वेरिएबल पार्ट यहां से हटना चाहिए। तो C1 प्लस C2 दोनों को ऐड करो, क्या आ रहा है? R1 माइनस R1 माइनस R2 आ रहा है। तो इनका सम क्या आ गया? कांस्टेंट। इन दोनों का सम क्या आ गया बच्चे? कांस्टेंट। और देखो सर्कल बन ही रहा है, मतलब C का इससे डिस्टेंस, C पॉइंट का इससे डिस्टेंस और C पॉइंट का इससे डिस्टेंस, ये देखो ट्राइंगल तो बन ही रहा है ना। तो C पॉइंट का इन दो पॉइंट्स, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट है, मतलब C क्या आएगा? लोकस ऑफ C क्या होएगा? क्या होएगा? इलिप्स। बिल्कुल, लोकस ऑफ C क्या होएगा? इलिप्स होएगा। दिख रहा है ना ये ट्राइंगल बनता हुआ। तो इसलिए इस केस में अगर एक को इंटरनली दूसरे को भी इंटरनली टच करे तो आंसर क्या आएगा बच्चे? इलिप्स। क्या ये बात पता है? बिल्कुल। तो अब करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन करने के लिए क्या है बच्चे? केवल इस वाले की जगह, इस वाले की जगह मैं क्या कर दूं? कॉन्सेंट्रिक कर दूं। मतलब इस वाले की जगह मैं क्या कर दूं कि वो दोनों जो फिक्स सर्कल थे वो कैसे थे बच्चे? कॉन्सेंट्रिक। कैसे थे? कॉन्सेंट्रिक थे। तो फिर लोकस क्या आएगा? तो देखिए थर्ड का, मतलब ये इंटरनली नहीं है भाई, अब बस केवल और केवल उसमें चेंज क्या है? कॉन्सेंट्रिक। ये चेंज नहीं है अब। तो कॉन्सेंट्रिक हो गए, मतलब दोनों सर्कल्स कैसे हैं? कॉन्सेंट्रिक हो गए। उनका सेंटर C1 ही हो गया है, दोनों का सेंटर C1 ही हो गया। अब एक ऐसा सर्कल जो इन दोनों को ही टच कर जाए, एक को इंटरनली एक को एक्सटर्नली, तो वो ऐसा आएगा। अब इस सर्कल के सेंटर का लोकस आपको मेरे हिसाब से दिख गया होगा। ये सर्कल यहीं घूमेगा क्या? अरे ये जो वेरिएबल सर्कल है वो यहीं घूमेगा क्या? तो यहीं घूमेगा, तो इसके सेंटर का लोकस क्या आएगा? सर्कल आ गया। देखो देख के भी आप बता सकते हो कि देखो सर ये सर्कल था, ये सर्कल था, तो ये सर्कल इन दोनों के बीच में ही घूमेगा, तो मतलब लोकस क्या आ गया? इसके सेंटर का सर्कल ही आ गया। बाकी वैसे भी कर सकते हो भाई, वैसे भी कर सकते हो
कैसे, ये और ये, इसको सी बोल देते हैं। C1 क्या हो गया, R प्लस R1, और C2 भी यही है, C2 भी यही है, तो ये इसका R2 है रेडियस। तो फिर से अगर इससे निकालें अपन, अगर अपन इससे निकालें ये और ये, अरे यार इसको C2 भी यही बोल दूं क्या, चलो C2 इक्वल टू R2 माइनस R, तो दोनों को ऐड कर दो, C1 प्लस C2 इक्वल टू R1 प्लस R2। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो C1 C2 दोनों एक ही जगह है, तो ये C1 और ये भी C1 इक्वल टू R1 प्लस R2, तो कितना आ जाएगा, C1 इक्वल टू R1 प्लस R2/2। तो देखिए आ गया ना सर्कल, कि इस पॉइंट का इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट। इस पॉइंट का इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट, तो ये सर्कल का डेफिनेशन ही था ना, तो इसलिए सर्कल आ जाएगा। तो इस वाले केस में क्या आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा। क्या ये बात समझ सकते हैं आप? तो बहुत गजब का क्वेश्चन था, और इस कंसेप्ट पे यहां इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। एक बहुत ही गजब का क्वेश्चन कराऊंगा हाइपरबोला में। देखिए इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला और सर्कल को मैं इस टाइप से पढ़ा रहा हूं कि सब टाइप के आपको क्वेश्चन करने को मिलेंगे, पर वो अलग अलग टॉपिक्स में। तो मतलब अपने को टाइम कम लगेगा। अगर आप ध्यान से जाके सब वीडियोस को देखोगे ना, तो समझ में आ जाएगा कि कैसे पढ़ाया गया है, कितनी प्लानिंग के साथ बताया गया है सब चीजें। तो इसलिए देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। तो प्रूव दैट लॉकस ऑफ इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल formed by any point of ellipse and its foci is ellipse 805 degrees eccentricity। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको करेंगे कैसे, ट्राई जितना करना है कर लो, 10 मिनट से पहले आंसर लाके दिखा दो। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही होता है, आपको लगेगा कोई और तरीका है, कोई और तरीका है, और जो तरीका आपके हाथ में है आप उसको यूज करना जानते नहीं है, तो टाइम लग जाता है। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। ये सेंटर, इसके मैं 2-3 ही चीजें बना रहा हूं, F1 AE, 0, F2 माइनस AE, 0, और एक पॉइंट P लेना है अपने को, P A cos थीटा A sin B sin थीटा। ट्राइंगल क्या बन रहा है, ये डिस्टेंस। अब आपको पता होगा कि इन सेंटर लिखने के लिए, इन सेंटर के लिए क्या चाहिए, इन सेंटर के लिए ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, ay1 प्लस by1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन, क्या होते हैं ये, ABC तो ट्राइंगल की साइड्स होती हैं और x1 x2 उनके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो A क्या है, ये साइड A है, तो x1 क्या है, इसके अपोजिट वाला। मतलब A x1 है, तो A अगर ये साइड A लेते हैं तो x1 इसके अपोजिट वाला कोऑर्डिनेट होता है। तो ये साइड लेंथ C होगा, ये साइड लेंथ कितना है, 2a दिख रहा है। ये साइड लेंथ कितना है, ऐसा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो मैं बता दूं, लगाते ही रहेंगे अपन डिस्टेंस फॉर्मूला। ये वाला डिस्टेंस सही है तो सीधा आपके दिमाग में बताया था पहले ही लेक्चर में, a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स मतलब इसका x कोऑर्डिनेट, तो ये हो गया a माइनस e cos थीटा, और ये क्या होता है a प्लस ई एक्स, तो जो कि हो गया a प्लस ए ई cos थीटा। भाई x का मान a cos थीटा है ना यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस देखो एक, अरे कौन सी 10 सेकंड के अंदर अंदर तीनों डिस्टेंस लिखी गई। तो आप तो इन सेंटर का फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। तो बोलिए बच्चे, इन सेंटर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, x कोऑर्डिनेट लाते हैं तो इस वाली लेंथ को इससे, तो 2ae इंटू a cos थीटा प्लस ये वाली डिस्टेंस को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वाली डिस्टेंस a माइनस ए cos थीटा, a माइनस ए cos थीटा इंटू इसका a तो माइनस ए प्लस a प्लस ए cos थीटा। ये वाली डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना है किससे, ये वाली डिस्टेंस को इससे, तो ये x कोऑर्डिनेट अपॉन तीनों साइड्स का सम, इसका और इसका सम,
अगर इन तीनों का सम करोगे तो देखो इससे ये कट जाएगा, तो 2a प्लस 2a, तो 2ae प्लस 2a। ये तो केवल x कोऑर्डिनेट आया है, y कोऑर्डिनेट को भी लिख देते हैं। तो y कोऑर्डिनेट देखिए 2ae, ये इससे मल्टीप्लाई इंटू बी साइन थीटा। बाकी देखो y कोऑर्डिनेट, इसको इससे मल्टीप्लाई 0, इसको इससे, इसके y कोऑर्डिनेट से 0, तो ये 0 ही आ जाएगा। और नीचे 2a प्लस 2a, तो ये आगे, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आएगा उससे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए ये माइनस का e, तो e से थोड़ा मैं ऊपर से काट देता हूँ, ये और ये कट जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये डबल हो जाएगा। तो ये तो है 2ae, या थोड़ा अच्छा कर दे 2a स्क्वायर e कॉस थीटा प्लस ये रही मल्टीप्लाई ए स्क्वायर कोस थीटा, ये भी ए स्क्वायर कोस थीटा, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर ई स्क्वायर कोस थीटा, 2ae प्लस 2a, और ये 2a बी कॉस साइन थीटा अपॉन 2a प्लस 2। अब देखो काटा पीटी कर देते हैं, इसमें काटा पीटी करोगे तो देखो क्या कॉमन ले लो बच्चे, मैं ले लेता हूं ए ई, एक तो ई कॉमन ले लेता हूं, एक ए और एक कोस थीटा। तो ए ई कोस थीटा अगर आप कॉमन लेते हो, ए ई कोस थीटा कॉमन ले लो, तो यहां क्या बचेगा 2a बचेगा, यहाँ 2a ये कट जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पे 2a काट दो आप, 2a सब जगह से काट दो, तो क्या बचेगा बीई बचेगा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस ई। अब ये इन सेंटर आपका आ गया, इसका लॉकस चाहिए, इसका लॉकस चाहिए, तो इसको क्या मान लेते हैं एच कोमा के, जिसका लॉकस चाहिए उसको एच कोमा के। अब यहां से वैल्यू निकालिए, कोस थीटा साइन थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना भाई, अरे कोस थीटा साइन थीटा का वैल्यू निकाल के उसको हटा दोगे तभी तो लॉकस आएगा। तो कोस थीटा का वैल्यू बोलिए, तो कोस थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, कोस थीटा का वैल्यू यहां से आ जाएगा h बाई ए, और साइन थीटा का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा k इंटू 1 प्लस ई, k इंटू 1 प्लस ई अपॉन पी, तो ये आ जाएगा। अब इसको स्क्वायर करके जोड़ते हैं, इसको स्क्वायर करके जोड़ते हैं, वही तो लॉकस आता है। तो बताओ h बाई ए का होल स्क्वायर, चलो थोड़ा अच्छा कर देते हैं, h बाई ए का होल स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस ई अपॉन बी का होल स्क्वायर, ये ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू 1। थोड़ा और अच्छा लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी ई अपॉन 1 प्लस ई का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो ये इलिप्स आ गया। एक तो यही प्रूव करना था कि वो इलिप्स आएगा, एक तो यही प्रूव करना था कि वो इलिप्स आएगा। अब इसका इसेंट्रिसिटी भी फाइंड करना है, तो इसेंट्रिसिटी के लिए लगा दीजिए फॉर्मूला, E1 इक्वल टू अंडर रूट दिस बाई दिस, अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई दिस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चे बी स्क्वायर ई स्क्वायर 1 प्लस ई स्क्वायर 1 प्लस ई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो एक ए स्क्वायर वो कट जाएगा, वो कटा जाएगा, और ये मिलेगा कुछ आपको ऐसा 1 माइनस ई स्क्वायर भी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ई स्क्वायर 1 प्लस ई का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या आएगा बच्चे, अब बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं, देखिए बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को 1 माइनस ई स्क्वायर अपन लिख सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना, यही आंसर है आपका। फिर बी स्क्वायर ए स्क्वायर का वैल्यू रख दिया और वो लिख दिया, तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अरे बहुत सिंपल सा काम है यार, ये आ गया तो अब तो क्या ही बचा है। तो ऐसे अगर आपको देखो एग्जैक्ट चीज पता है और कॉन्फिडेंस है तो बहुत जल्दी होगा, अदरवाइज आप सोचते ये रह जाओगे 3 मिनट तक तो कि ये तरीका कर लूं क्या, ये तरीका कर लूं क्या, तो उससे क्वेश्चन नहीं होंगे बच्चे। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। तो चलिए बच्चे, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, लेट बी एंड क्यू
और ये कंडीशंस है कुछ। आर द एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ इलिप्स, इस इलिप्स के लेटेस्ट रेक्टम के एंड्स है। देन फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोलाज विद पी क्यू लेटेस्ट रेक्टम। तो पहले देखते हैं ये है क्या, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 इक्वल टू 1, ये अपने को दिया है। तो अब क्या करें, अब क्या करें, तो इस इलिप्स को बना दो भाई। ये इलिप्स तो ऐसे वाला है, ये इलिप्स तो ऐसे वाला है, तो इस इलिप्स को बनाते हैं। ये इलिप्स है। अब इसके लेटेस्ट रेक्टम के एंड्स, तो लेटेस्ट रेक्टम, इस इलिप्स के लेटेस्ट रेक्टम तो अपन जानते हैं, एक ये होएगा एक ये होएगा, और इनके कोऑर्डिनेट्स भी जानते हैं अपन। अब देखो इसने P और Q बोला है, तो दोनों के ही y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। इसका मतलब अगर P ये है तो Q ये है, P ये है तो Q ये है। क्यों? क्योंकि दोनों का ही y कोऑर्डिनेट नेगेटिव बोला हुआ है। और होते क्या एंड्स, x बराबर ए, तो ए, और फिर लेटेस्ट रेक्टम का आधा ऊपर आधा नीचे। अरे भाई लेटेस्ट रेक्टम इसका 2b स्क्वायर बाई ए, तो इसका हाफ ऊपर होता है हाफ नीचे, तो इसका माइनस, और ये क्या हो जाएगा माइनस ए, एक्स बराबर माइनस ए और माइनस बी स्क्वायर बाई ए, यही होगा माइनस ए और माइनस बी स्क्वायर बाई ए। तो ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, तो ये एंड्स आ गए। तो इसका तो अपन वैल्यू निकाल सकते हैं, चलो निकाल लेते हैं। इसके लिए ई क्या है बच्चे, ई सबसे पहले ई बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो 1 माइनस बी 1/4 दैट इज 3/4 रूट 3/2, और ए का वैल्यू 2 है, तो ये कितना आ जाएगा, पी कितना आ रहा है, पी तो क्या आ रहा है, इसका तो कोऑर्डिनेट आ जाएगा बच्चे ए ई रूट 3 कॉमा बी स्क्वायर बाई ए माइनस का 1, और ये क्या आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा माइनस का रूट 3 और माइनस 1/2। तो ये आगे दोनों के आगे। अब अगर इस PQ को मुझे लेटेस्ट रेक्टम मान के पैराबोला से जाएगा, अगर PQ को लेटेस्ट रेक्टम मान के पैराबोला ड्रॉ करना है तो वो या तो ऐसा पैराबोला हो सकता है बच्चे, या फिर वो ऐसा भी हो सकता है। और ये कौन से पैराबोलाज हैं बच्चे, अगर इस पैराबोला की बात करूं मैं, तो ये शिफ्टेड पैराबोला है क्या, ये शिफ्टेड पैराबोला है क्या, और ये ऐसा ही रहे दिखेगा क्या, x माइनस एल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ay माइनस बीटा। ये शिफ्टेड पैराबोला है ना बच्चे, ये पैराबोला कैसा है, शिफ्टेड। और अगर इस पैराबोला की बात करूं तो ये भी शिफ्टेड है, ये भी कैसा दिखेगा, x माइनस एल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू -4ay माइनस बीटा। ऐसा ही दिखेगा क्या, एक ये दिखेगा एक ये दिखेगा। तो अब इन पैराबोलाज के बारे में बात करना शुरू करते हैं। एक तो 4a का वैल्यू, एक अल्फा एक बीटा, इसके लिए अलग होंगे, इसके लिए। तो इसके लिए पहले अपन कर लेते हैं, चलो मैं पहले व्हाइट वाले के लिए ले आता हूं। इसका वर्टेक्स लाने की कोशिश करते हैं। तो इसका वर्टेक्स कैसे लाएं, तो पहले तो देखो ये दूरी कितनी है, इस पैराबोला के लिए क्या है 4a, इस पैराबोला के लिए क्या है 4a, तो 4a बराबर कितना होगा PQ, 4a बराबर PQ। तो PQ कितना हो जाएगा, तो 2√3, तो 4a का वैल्यू क्या आ गया 2√3, तो a का वैल्यू आ गया √3/2। तो 4a का वैल्यू तो अपने पास आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो अपन रख सकते हैं, देखो ये तो अपन रख सकते हैं 2√3 इंटू वाई माइनस, इसका वैल्यू लाना बाकी है और इसका वैल्यू। हाँ अब है इसका वर्टेक्स निकालते हैं। तो वर्टेक्स निकालने से पहले देखो इसका फोकस आएगा, फोकस इन दोनों ही पैराबोलाज का फोकस, क्योंकि ये अगर लेटेस्ट रेक्टम है तो इसका फोकस क्या आएगा, इसका मिड पॉइंट। तो एफ क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा बच्चे इसका मिड पॉइंट, इसका और इसका PQ का मिड पॉइंट। तो वो क्या आ रहा है, एक तो 0, -1/2, तो एफ आ गया 0, -1/2। अब एफ आ गया 0, -1/2। तो देखो बच्चे ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है a, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है a, और ऐसे ही इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी क्या होता है a होता है।
तो ये ए होता है, तो वर्टेक्स ये क्या आएगा, अगर ये वर्टेक्स का वैल्यू क्या आएगा, अगर ये है 0, -1/2 और ए है √3/2, तो ये क्या आएगा, इससे नीचे जाना है, तो 0, -1/2 -√3/2, ये इसका वर्टेक्स आएगा। ये पहले वाले पैराबोला का वर्टेक्स है। तो अल्फा x माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू y माइनस बीटा का मान ये आ गया, तो ये +1/2 +√3/2, तो ये आंसर आ जाएगा बच्चे। और ऐसे ही इसका वर्टेक्स लाना है, अगर अपने को इसका वर्टेक्स लाना है तो ये ऊपर जाना है, तो इसका वर्टेक्स भी क्या आ जाएगा, इसमें a ऐड कर दो, तो 0, -1/2 +√3/2, a ऐड हो जाएगा, तो ये आ गया इसका। तो ये आ जाएगा x - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4a का वैल्यू है ना सब सीधा सीधा, 4a का वैल्यू है 2√3, तो 2√3 इंटू वाई माइनस बीटा, ये तो ये +1/2 और -4, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये दो आंसर हो गया। तो देखिए बच्चे, इसमें पूरा खेल ये था कि अगर आप एक बार ये 2 पॉइंट्स ले आते हैं तो फिर पूरा कहानी किसका हो जाता है कि कैसे आप पैराबोला को या इक्वेशन लिख सकते हैं, शिफ्टेड पैराबोला। और ये इक्वेशन लिखना बहुत अच्छे से सिखाया था, शिफ्टेड पैराबोला, अरे 3-4 क्वेश्चन कराए थे, तो बहुत ही शानदार आईटी एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बिल्कुल बच्चे आप भी कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगर ये डीपीपी है अपना, ऐसे लेक्चर्स पसंद आते हैं, कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल आप इसको लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। और अगर और ऐसे लेक्चर्स आते हैं, बिल्कुल शेयर सब्सक्राइब लाइक करें, और कमेंट तो अपन कर ही सकते हैं, क्या कर दिया। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।